आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है उसे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति होती है, मतलब क्या होती है, और बंधन ऊर्जा क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा। ठीक, कि ये द्रव्यमान में क्षति मतलब कि द्रव्यमान में कमी क्यों आ रही थी। ठीक ना, इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हो, फिर आप इसे देखें। ठीक ना, ऐसे में इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, लेकिन अगर आप उसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। उसे आप जरूर देखें। और एक बात और कि जो इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, वे घबराए ना, उनके लिए वीडियो मतलब कि लगातार आती रहेगी। ठीक, मुझे दोनों को कवर करके चलना है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करके चलना है। स्टार्ट करते हैं। जो नाभिक के द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, तो आगे हम द्रव्यमान क्षति को देख लेते हैं, इसके फार्मूला क्या होते हैं। तो नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति थी, इसकी जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट थे, उसी से हम फार्मूला को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति मैंने बताया क्या था कि अगर मेरे पास एक नाभिक है, ठीक ना, उसमें जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। अगर अलग अलग परमाणु के नाभिक को आप लेंगे तो अलग अलग उसमें क्या चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे ऑक्सीजन को हमने लिया था तो उसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन था। वैसे ही आप हीलियम हाइड्रोजन किसी भी परमाणु के नाभिक को लें तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग आप पाएंगे। तो ये हमारा नाभिक हुआ जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया, हम अभी द्रव्यमान क्षति को कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो एक ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि जो नाभिक का द्रव्यमान था ना, जो नाभिक का द्रव्यमान था वो क्या था, कम था। किससे कम था, तो प्रोटॉनों के द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से। ठीक ना, तो ये देखा गया कि जो नाभिक का द्रव्यमान था वो प्रोटॉनों के द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के जोड़ से कम होता था। तो ये कम आ रहा है, इसमें नाभिक के द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आ रही है। देख रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही है, लेकिन जब हम पूरे नाभिक का हम जब क्या कर रहे हैं, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान अगर हम देख रहे हैं तो क्या मतलब कम आ रहा है। किससे कम आ रहा है, तो उसके अंदर के जो कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के जोड़ से कम आ रहा है। अगर हमने लेकर एक परमाणु को लेकर के देखा भी था, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ऑक्सीजन का परमाणु का नाभिक लिया था और उसके अंदर देखा था कि उसके मतलब कि द्रव्यमान किस तरीके से कम आ रहे हैं। ठीक ना, जो नाभिक था उसका द्रव्यमान किस तरीके से कम आ रहा था। ठीक, तो जो ये अब ये जो कमी आ रही है द्रव्यमान में, जो कमी आ रही है, जो द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है, जो क्षति हो रही है, ठीक ना, ये नाभिक का जो द्रव्यमान कमी तो आ रही है ना उसमें, तो यही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है, जिसे मैंने बोला था कि आप डेल्टा एम से दिखाओगे। ठीक ना, तो अब जो कमी आ रही है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमें निकालना है, तो उस कमी को हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा एम यानी आप यानी द्रव्यमान क्षति बोल सकते हो। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का द्रव्यमान ना, द्रव्यमान से हम प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्षति बराबर मतलब कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान को जब हम ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में से, तो द्रव्यमान क्षति यानी जो द्रव्यमान का लॉस हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था वो पता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये जो हमने ऊपर समझाने की कोशिश की थी कि द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है, जो कमी हो रही है द्रव्यमान में, वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे अब जैसे कि अब ये तो जैसे कि
आपके पास वाक्य में ये इस तरीके का फार्मूला दिख रहा है कि वाक्य भी वाक्य है, मतलब कि शब्दों में, लेकिन हमें वेरिएबल में फार्मूला चाहिए, ठीक ना। जैसे कि कोई भी फार्मूला जो होता है, जैसे एक्स वाई जेड में होता है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या को आप जेड से दिखाते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से, तो उस तरीके का हमें फार्मूला चाहिए, ठीक ना। तो उस तरीके का फार्मूला निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे कि मानते हैं, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें भी मानना है हमें, तो माना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आप जानते हो कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, दोनों एक ही बार में हम लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, तो ये दोनों एक ही होती है, तो हम इसे जेड से दिखाएंगे, ठीक ना। जेड से दिखाएंगे। और क्या क्या मान लेते हैं, तो अभी और भी मानना है कि द्रव्यमान संख्या को मानते हैं, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, तो ए से दिखाते हैं, तो उसे ए से मानेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे और क्या चीज़, तो अब हम प्रोटॉनों की संख्या हो गया, तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हम स्मॉल एन से मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे अब न्यूट्रॉनों की संख्या हमने एन मान लिया, अब द्रव्यमान मानने की बारी है। अब तो संख्या मान लिया, ये संख्या देखो दिखा क्या रहा है। अगर आपके पास एक नाभिक है, तो नाभिक में आप देखते हो कि हमने बोला कि अगर ऑक्सीजन का नाभिक ले ले, ठीक ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नाभिक ले ले, तो अब अगर ऑक्सीजन के तो 8 प्रोटॉन देखोगे, 8 न्यूट्रॉन देखोगे, तो अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है अलग अलग नाभिक में, ठीक ना। तो इसीलिए हम उनकी संख्या मान रहे हैं कि कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं। अब जितना, जैसे एक प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान पता होगा कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो mp है, ठीक ना, मान लो 2 है, 2 kg है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं, ठीक ना। तो 2 kg है, तो जितने प्रोटॉनों की संख्या उससे गुणा कर देंगे, तो पूरे पूरे प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, इसीलिए हम उनकी संख्या को मान रहे हैं। अब हम वो उनके द्रव्यमानों को मानेंगे, जैसे प्रोटॉनों का द्रव्यमान को किससे दिखाएंगे, और प्रोटॉनों का द्रव्यमान, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान हम किससे दिखाएंगे, तो ये mp हो जाएगा, ठीक ना, mp हो जाएगा। और जो न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान हम किससे दिखाएंगे, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो ये mn हो जाएगा, ठीक। अब ये जो हमने कंसीडर कर रखा है, एक चीज़ और कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि नाभिक का द्रव्यमान, क्योंकि इसको तो माना ही नहीं था, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक ना। तो नाभिक का द्रव्यमान इतना हो जाएगा कि m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब जो भी हमने चीज़ें मान रखी है, यहाँ पे इतना जो भी चीज़ें मान रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमें एक फार्मूला चाहिए, ठीक ना, जो कि वेरिएबल में हो, जो कि a m z इसके फॉर्म में हो, ठीक ना, ठीक। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से हमें फार्मूले को बनाना है, ठीक ना, लिखना है उसे, तो इस तरीके का आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो इस तरीके का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेल्टा एम यानी द्रव्यमान क्षति के बारे में, कि द्रव्यमान क्षति अब कितना होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालना है। तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, कि अब एक नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हम देखें तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है प्रोटॉनों का द्रव्यमान mp होगा। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो जेड है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जेड। तो यहाँ पे अगर हमें पूरे नाभिक के अंदर जितने ही प्रोटॉन है, अगर पूरे प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकालना होगा, तो उनकी संख्या से क्या चाहिए, द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पूरा टोटल हमारे पास द्रव्यमान आएगा, ठीक ना। तो ये जेड एम पी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन से भी आपको न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को, तो एन ये mn हो जाएगा, ठीक। ये न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को दिखा रहा है और ये न्यूट्रॉनों की संख्या को दिखा रहा है, क्योंकि एक नाभिक में बहुत सारे न्यूट्रॉन हो सकते हैं, तो एक नाभिक में बहुत सारे न्यूट्रॉन हो सकते हैं, तो उनका द्रव्यमान निकालना है, मतलब सारे न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो द्रव्यमान है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें माइनस में क्या करना है, माइनस में क्या करना है, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान हमने मान रखा है कि mn है वो m, और यहाँ पे याद रखना है कि ये कैपिटल N है, ठीक ना। तो इस तरीके से,
तो यहाँ पे अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक और फॉर्मूला था, ए बराबर क्या था, पी प्लस एन था। ये पी प्लस एन, ये फॉर्मूला ए बराबर जेड प्लस एन भी होता है, तो आप जेड भी लिख सकते हो, इसको जेड ही कर दो। पी भी लिख सकते हो, उसमें कोई ये फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है ना कि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो दोनों के रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक, आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे अब एन न्यूट्रॉनों की संख्या जब निकालेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि हम जानते हैं। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे ए माइनस में जेड हो जाएगा बराबर एन हो जाएगा। अब यहाँ पे एन के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा और जेड एम पी हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा, और ये एम एन हो जाएगा और एम एन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका आ गया फॉर्मूला, तो ये हमारे पास द्रव्यमान क्षति का आ गया फॉर्मूला, ठीक ना। ये हमारे पास द्रव्यमान क्षति का आ गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आ गया होगा। ये जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया, ठीक ना, वो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने मान के एक बहुत सिंपल सा फार्मूला हमने सीखा, कैसे निकाला कैसे जाता है, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करूं कि अगर देखो एक नाभिक है, हमने ऑक्सीजन का एक नाभिक ले लिया है जिसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। अब आपको द्रव्यमान निकालना है पूरे प्रोटॉन का, मतलब जितने ही प्रोटॉन है उसका उतने प्रोटॉन का। तो अगर प्रोटॉनों का जितना द्रव्यमान है, एक प्रोटॉन को जितना भी द्रव्यमान है उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोटॉन का द्रव्यमान तो अब आसानी से निकल जाना है। तो वही हमने किया है कि ये प्रोटॉन, एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का द्रव्यमान है यहाँ पे, और ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, तो गुणा करेंगे तो टोटल प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकल जाएगा। और यहाँ पे जो ये एन न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये तो हमने बाद में इसे इस फार्मूले से रिप्लेस किया, हटाया। और यहाँ पे ऐसे देखोगे कि न्यूट्रॉन वही न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान गुणा करेंगे तो टोटल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकल जाएगा, या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, माइनस में नाभिक का द्रव्यमान। तो इस तरीके से हमने देखा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बंधन ऊर्जा के फार्मूले का, देखो बंधन ऊर्जा हमने पढ़ा क्या था कि अगर एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इस नाभिक को क्या करना हो, तोड़ना हो, और तोड़ करके इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा कि नहीं। तो वही ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें कितनी ऊर्जा देना पड़ेगा, तो देखो हमने पढ़ रखा था, हमने सीखा था कि नाभिक को जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जब नाभिक का निर्माण कर रहे थे, ठीक ना, तो कुछ न कुछ द्रव्यमान में क्षति आई थी, ठीक, द्रव्यमान में क्षति आई थी, वही क्षति हमारा ये दिखा रहा है। और कुछ न कुछ यहाँ पे ऊर्जा भी निकला था, कुछ न कुछ ऊर्जा भी, जाहिर सी बात है कि अगर एक न्यूक्लियस बन रहा है तो कुछ न कुछ ऊर्जा जरूर निकलेगा। वो भी कितना ऊर्जा, द्रव्यमान में क्षति डेल्टा एम आई थी, और जो ऊर्जा में क्षति आई थी वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हुआ था, ठीक ना, कि जो ऊर्जा निकली थी हमारी, तो ये डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इतना ऊर्जा निकली थी। तो अब ये देखो जो ऊर्जा है आपको किसकी तरह दिख रहा है, ठीक ना, ये ऊर्जा जो है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है उस ऊर्जा की तरह दिख रहा है, क्योंकि जो आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध वाली जो ऊर्जा थी वो क्या थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर थी, ठीक ना, तो ये ऊर्जा थी वहाँ पे, ठीक ना। तो इसके नाभिक के केस में भी यही हो रहा है कि द्रव्यमान के साथ साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा भी निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो उसे ई से नहीं दिखाएंगे, लेकिन बंधन ऊर्जा के लिए जो फार्मूला हम निकालेंगे वो बी से दिखाएंगे, और जो हमारा फार्मूला होगा यही होगा जो ऊर्जा निकल रही है, ठीक ना। क्योंकि इतना ही ऊर्जा हमें इसे देना पड़ेगा इस नाभिक को तोड़ने के लिए। मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलकर के एक नाभिक का निर्माण कर रहे थे तो उसमें कुछ द्रव्यमान क्षति हुई और कुछ ना कुछ ऊर्जा निकला, ठीक ना। और ये जो ऊर्जा है जो निकला, यही ऊर्जा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने का काम कर रहा था, मतलब एकजुट रखने का काम कर रहा था, नाभिक को स्थायी बनाने का काम कर रहा था। तो अगर मैं बोलूँ तोड़ने की बात आई, जब अगर हम तोड़ना चाहें तो जितना ये ऊर्जा बांधने का काम कर रहा है उतना ही ऊर्जा अगर हम दे देंगे तो ये टूट भी जाएगा। तो यही बात है कि अगर ये ऊर्जा इसे बांधने का काम कर रहा है, ठीक ना, इसे स्थायी बनाने का काम कर रहा है, तो इतना ही ऊर्जा जब हम देंगे तो ये नाभिक हमारा टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम इतना ही ऊर्जा क्या जी इसे देंगे नाभिक को तोड़ने के लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे बी इक्वल टू में अब डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ पे देखो हमने निकाल रखा है, डेल्टा एम का वैल्यू इतना आएगा कि क्योंकि डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति है, तो जेड एम पी हो जाएगा, जेड एम पी, और क्या है तो प्लस में ए माइनस जेड हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, एम एन माइनस में क्या हो जाएगा
एक m कैपिटल N और इंटू में c स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला हो जाएगा। सो आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने द्रव्यमान जो बंधन ऊर्जा था, बंधन ऊर्जा का किस तरीके से हमने फार्मूला निकाला, ठीक ना, और साथ ही साथ द्रव्यमान क्षति का भी। सो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखो और इससे कुछ नोट्स बनाओ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। जो भी नीडी स्टूडेंट हो, अगर आपको लगता है कि वो भी इस चीज़ को जाने, तो उसे भी आप शेयर करें एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके काम लायक हैं, और मैं पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसे आप जाकर जरूर देखें। सो आज के लिए बस।